उसके साथ दो बड़ी अमेंडमेंट इंडस्ट्री को स्ट्रेंथन करने के लिए, वो फैक्ट्री एक्ट में अमेंडमेंट और इंडस्ट्रियल एक्ट में अमेंडमेंट, जो प्रदेश के अंदर लास्ट कैबिनेट के अंदर हमने मिलकर मंजूर किया था, कल सरकार द्वारा पारित करके उसको माह महीने के पास सरकार ने भेजा है। और इन अमेंडमेंट्स के साथ जो हमारी इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स थी फरीदाबाद की और यमुनानगर, उसका बेसलाइन सर्वे भी कंप्लीट हुआ। तो आने वाले भविष्य के अंदर इन दो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जितना इंडस्ट्रियल एरिया ऑर्गेनाइज था उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए जो उचित कदम हमें उठाने पड़ेंगे, क्योंकि जो HEPP है, हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन पॉलिसी, वो अगस्त 15 को 2025 तक लागू कर दी है। तो ये बेसलाइन सर्वे जो है ये अपने आप में पूरे इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपलिफ्ट करने के लिए हम निरंतर अलग अलग इंडस्ट्रियल सेक्टर, चाहे वो मेगा प्रोजेक्ट्स हो, चाहे इसके लिए भी और मैंने भी अलग अलग बड़ी इंडस्ट्री के लोगों से चर्चा भी करी है, उनके इनपुट्स भी मांगे हैं कि कैसे पोस्ट कोविड हरियाणा एक इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटी पूरी दुनिया में, जिसके अंदर चाहे लोग जो चाइना से विड्रॉ कर रहे हैं, जो सुनने में आया कि एप्पल भी इंडिया की और इन्वेस्टमेंट की ओर देख रहा है। हम उम्मीद करते हैं ऐसी बड़े कंपनीज अपने हिंदुस्तान में अगर लेकर आए, इसी को बेस बनाकर जो हमारी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी होगी, उसमें लैंड ट्रांसफर और लैंड रजिस्ट्रीज को रोका। 22 तारीख से 5 तारीख तक म्यूनसिपल लिमिट्स के अंदर रजिस्ट्रेशंस को रोका गया है और 22 तारीख से 15 तारीख तक जो कंट्रोल्ड एरिया है 7 एकड़, उसके अंदर रजिस्ट्रीज को रोका गया है। 3 चीज़ें जो मैंने पहले भी आपके साथ साझी करी, उनको प्राथमिकता देते हुए निर्णय लिया गया है कि पहली चीज वो अपनी रजिस्ट्रेशन करा पाए, उसके साथ साथ जो स्टैंपिंग है 100 रुपये से नीचे तो फिजिकल स्टैंपिंग हम परमिट करेंगे, मगर 100 रुपये से ऊपर ई स्टैंपिंग को मैंडेटरी करने का काम करेंगे। और एक इनोवेशन जो रेवेन्यू विभाग करेगा कि जैसे ही आपकी रजिस्ट्री होगी, विदिन 24 आवर्स उस रजिस्ट्री का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन वाया ईमेल कंसर्न प्रॉपर्टी के मालिक के ईमेल पर हम भिजवाएंगे और साथ में उसको सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सिस्टम से जैसे पासपोर्ट भेजा जाता है, वैसे उसको साथ के साथ पोस्टल माध्यम से भी, रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भी व्यक्ति के रेजिडेंस तक जो परचेजर है उसकी फिजिकल फॉर्म पे भिजवाने का काम करें। जिन लोगों के दिक्कत आई है, मैं उन लोगों को सूचित करना चाहता हूँ कि जितनों के ई अपॉइंटमेंट्स थे, अगर वो 7 दिन बाद उनके एरिया में रजिस्ट्रेशन शुरू हो रही है या उनका रजिस्टर्ड डीड पहले, उसको हम 7 दिन के अंदर अंदर दोबारा ई अपॉइंटमेंट देकर उनको रजिस्ट्री कराएंगे। साथ में जिन लोगों ने स्टैंप्स ले रखे थे, जिन लोगों ने अपने चालान भरवा रखे थे, उन चालान की डेट्स को हमने 30 दिन की एक्सटेंशन देने का काम किया है। जितनी रजिस्ट्रीज हुई भी उनको डिप्टी कमिश्नर्स जो रजिस्ट्रार हैं स्टैंप के, उनके माध्यम से वेरिफिकेशन के साथ साथ इन 15 दिन के अंदर हम प्रोसेस करवाने का काम करेंगे, जिसके ऊपर डिप्टी कमिश्नर्स प्रॉपर तरीके से इसको मॉनिटर कर पाएंगे। एक बदलाव जो हरियाणा लंबे समय से देखना चाह रहा था, पंचायत
चुनाव भी आने वाले फ्यूचर में ड्यू हैं, उसके अंदर हमें हीरो मोटोकॉर्प के माध्यम से, उनके CSR के माध्यम से एक सहयोग इस लॉकडाउन के अंदर मिला है कि उनमें महिला जिनने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम अपनी एज ए मेंबर ऑफ पंचायत, एज सरपंचेस, एज मेंबर ऑफ 100 स्कूटीज उनको हम देकर उनको सम्मानित करने का काम करेंगे, जिसके अंदर 10 जिला परिषद की सदस्य महिला, 20 ब्लॉक समिति की सदस्य महिला, 30 प्रदेश के 22 जिलों के अंदर से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पंचायत डेवलपमेंट का काम कराने वाली सरपंच और 40 जिनने अपने वार्ड के अंदर मेंबर्स, क्योंकि सबसे टफेस्ट जॉब अगर किसी का होता है तो मुझे लगता है पंचायत के तौर पर पंचायत मेंबर का होता है। महिला होने के नाते अगर उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है तो उसको सम्मानित करेंगे। एक बदलाव आगामी पंचायत इलेक्शन के अंदर भी हम देखने का काम करेंगे। जैसे बड़े बड़े राज्यों में महिलाओं की पंचायत के अंदर हिस्सेदारी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में बढ़ाई है, जिसमें हमारे साथ लगते हुए लगभग सभी राज्यों में 50% महिला के लिए रिजर्वेशन किया है। हरियाणा प्रदेश के अंदर भी हम 50% महिलाओं के रिजर्वेशन का बिल आगामी विधानसभा के अंदर लाने का काम करेंगे, जिससे महिला प्रतिनिधित्व जो है उसको हम बढ़ावा दे पाए। और 2 पंचायत के अंदर इनोवेशन के कार्य पिछले दिनों के अंदर हुए हैं। पहला कि पंचायतों के अंदर जो इस बार की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, इसके अंदर भी ये हिस्सा बनकर आई है कि हमें जो रूरल एरिया के अंदर है उसको सड़क निर्माण के अंदर इस्तेमाल करना है। और इसका हमने टारगेट लिया है कि आने वाले विभाग इकट्ठा करके PWD विभाग को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बिल्डिंग के अंदर देने का काम करेगा। और एक इनोवेशन जो पुराना के नया गांव से हमने अडॉप्ट करी है, जहाँ बायोगैस LPG की जगह घर घर पहुँचाई जा रही है और उसका जो कॉस्ट आउटपुट है वो 1/3 है LPG का। हमने पहले पायलट के तौर पर किया, जिससे ग्राम बर्डन नहीं आया और उसका रिजल्ट आया। जिस घरों हमने फ्री करने का काम किया और उसका दूसरा टैंक जिसकी कैपेसिटी से 3 गुना ज्यादा है, उसकी नींव रख दी गई और हम उम्मीद करते हैं कि लगभग के अंदर है। और उन सब का अगर हम जो बायोवेस्ट है उसको कलेक्ट गांव के अंदर जॉइंट तरीके से करें और उसको बायोगैस की ओर डाइवर्ट करने का काम करें, तो नया गांव को पूरी तौर पर LPG और बायोगैस युक्त बनाने का काम करेंगे। और वो अपने आप में एक सैंपल पूरे प्रदेश ही पूरे रीजन के लिए है। कई प्रदेशों ने इसको अडॉप्ट करना चाहा है, टारगेट लिया है कि प्रदेश के तमाम 138 ब्लॉक एक गांव को नया की तर्ज पर हम डेवलप करेंगे। और उसके अंदर आने वाले अगस्त महीने तमाम जो ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर हैं उनके नया गांव में विजिट करवा कर उसकी रेप्लिकेशन की गति को बढ़ाने का काम करेंगे। मैं जरूर कहना चाहूँगा कि इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को और सिंप्लीफाई करने के लिए प्रदेश के अंदर जो पहले रेड फ्लैगिंग की व्यवस्था थी, इसको दुरुस्त करने के लिए आने वाले दिनों में अगर हमें HSDP के अंदर या फिर कंट्री टाउन प्लानिंग के अंदर अमेंडमेंट्स लाने पड़े तो उन अमेंडमेंट्स को भी हम लेकर आएंगे, जिससे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सिंपलर भी हो और आम आदमी को, चाहे वो अफोर्डेबल हाउसिंग के माध्यम से हो
चाहे दीनदयाल उपाध्याय के माध्यम से, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन या रूरल के माध्यम से, उसका आशियाना हम 2022 से पहले उपलब्ध कराने का काम। इन टारगेट्स के साथ मुझे लगता है कि हरियाणा सरकार एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ रही है और हम उम्मीद रखते हैं कि प्रदेश के आम जन को रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सिंपलर होने के बाद बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसमें कोई डेडलाइन रजिस्ट्रेशन स्टेट्स टू लॉन्ग प्रोसेस, तो आप कोई क्राइटेरिया देंगे तो कि डेडलाइन होगी कि इनको रजिस्ट्री की जो लीड है वो उसके टेम्पलेट्स ऑनलाइन चले जाएंगे। अगर सारी चीज़ें दुरुस्त हैं, मुझे लगता है कि इसके अंदर बाद कहीं टाइम लगता है। ठीक है। जो एक पहले समस्या बारी बारी कमियां निकाली जाती हैं, तो हमने उसको सिंप्लीफाई करने का कदम उठाया है। और जब डिजिटलाइजेशन के माध्यम से अगर गुड़गांव की कोई रजिस्ट्री है और उसको कोई पंचकुला अपॉइंटमेंट लेकर कराना चाहता है, सिरसा अपॉइंटमेंट कराना चाहता है, तो ये व्यवस्था बनाई जो थे इनको भी हम दुरुस्त करने का काम। ये रजिस्ट्रेशन में कुछ गड़बड़ी की शिकायतें भी थी कि लॉकडाउन पीरियड में रजिस्ट्रेशन में कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं, इसलिए देखिए ये समस्या आ रही थी। इसके अंदर पहले जो एक्ट था उसमें 2017 में एक अमेंडमेंट लाई गई, जिसके अंदर 2 हेक्टेयर को 2 कनाल बनाया गया और 2 कनाल एग्रीकल्चर लैंड दिखाकर भी रजिस्ट्रियाँ होती थी अर्बन एरिया में। इसीलिए ही हमें आने वाले समय में कंट्री टाउन प्लानिंग में अमेंडमेंट लानी पड़ेगी, जिससे जो 7A एरिया है, कंट्रोल्ड क्षेत्रफल है, उसके अंदर कहीं ना कहीं ये दिखते ना सामने आए और एग्रीकल्चर के नाम पर जो आजकल कॉलोनीज का एक प्रथा चली है, उसको लोग सिंप्लीफाइड तरीके से रजिस्टर भी कराएं और रजिस्टर्ड रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर हर व्यक्ति को मूवमेंट का अधिकार मिले, जिससे प्लान डेवलपमेंट भी हो और कहीं ना कहीं जो दिक्कतें आई है पिछले वर्षों में वो दुरुस्त। कुशल जी, जो रजिस्ट्री वाली बात है उसमें जो आदेश जारी किया गया रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से, उसमें कहा गया कि कुछ शिकायतें मिल रही थी गड़बड़ियों की, जिसके चलते ये फैसला किया गया है और जब भी जो ये पीरियड जब तक रजिस्ट्रियाँ बंद रहेगी सिस्टम को दुरुस्त किया जाएगा। तो किस प्रकार की वो शिकायतें थी, क्या भ्रष्टाचार की भी शिकायतें थी और क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्या करेगी सरकार? जहाँ तक समस्या की बात है, मैं एक चीज आपको क्लैरिफाई कर दूँ कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर 7A एरिया के अंदर NOCs की जरूरत थी और वो अलग अलग विभागों से आती थी। जब हमने रजिस्ट्रार्स को ये अथॉरिटी दे दी कि वो उनको वेरीफाई कराए, तो अब डिप्टी कमिश्नर्स की जिम्मेवारी रहेगी, वो चाहे सब रजिस्ट्रार्स को ये ड्यूटी दे, चाहे स्वयं इसको देखें, मगर अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रार ही इस तरह के प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा। गलतियों की बात है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कार्य है जिसमें आप जब चेंज लाते हैं तो पहले वाली कमियों को दुरुस्त कर ही चेंज लाए जाते हैं। और इसीलिए इतना बड़ा निर्णय लिया गया है कि अगले 21 दिन के विभाग, पंचायती राज हो, चाहे अर्बन लोकल बॉडी, चाहे कंट्री टाउन प्लानिंग हो, मिलकर पूरे प्रदेश के अंदर इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को दुरुस्त करने का काम। जी, आपने बताया पोस्ट कोविड पोटेंशियल एक्सप्लोर कर रहे हैं आप नई इंडस्ट्रियल गवर्नमेंट और उसके लिए नई पॉलिसी जो अभी आपकी प्रेजेंट पॉलिसी है उसको रिवर्स कर रहे हैं, तो ये पॉलिसी कब तक एक्सपेक्टेड है और इसका फोकस एरिया क्या होगा? जो HEPP 15 अगस्त को बनी थी, वो 14 अगस्त 2020 को एक्सपायर हो। 15 अगस्त 2020 से प्रदेश के अंदर नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू हुई और जिसके अंदर हमारा ट्रस्ट 2 चीज़ों पर रहेगा। पहला कि हमारे जो C और D ब्लॉक्स हैं जिनमें पोटेंशियल इन्वेस्टर्स पिछले 5 साल में कम दिखे, उनको C और D ब्लॉक्स की तरफ मूव किया जाए। दूसरी चीज
और प्रदेशों ने जो इंसेंटिव्स हैं इंडस्ट्री को नई इस्टेब्लिश करने के लिए, उसके अंदर बड़े बदलाव लाने का काम किया। जैसे उन प्रदेशों से भी जो चेंजेस उन्होंने करे हैं सीख कर हरियाणा प्रदेश उसको और बेहतर बनाए, जिससे रास्ते जो इन्वेस्टमेंट के हैं वो बेहतर हो। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर जहाँ हरियाणा दूसरे नंबर पर है, आने वाले वर्ष के अंदर ये टारगेट लेकर चल रहे हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर हरियाणा को हम प्रदेश के तौर पर देश में पहले नंबर पर लाने का काम करें। जहाँ कोई भी इंडस्ट्री है, चाहे वो भारतीय हो चाहे विदेश से इन्वेस्टमेंट लेकर आ रही हो, कहीं ना कहीं वो हरियाणा को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखे इन्वेस्टमेंट के। तो आप बता रहे हो 2 नंबर ये कौन सी डेट की बात है? सेकंड नंबर तो 3rd नंबर 2 नंबर में कब आई? रिसेंट डाटा है 2019 2 के जाके पहले को इसकी डेट जिस डेट पे अनाउंस करते हैं फरवरी महीने के अंदर अनाउंसमेंट हुई। नॉर्थ इंडिया में हम पहले नंबर पर थे और तेलंगाना के बाद दूसरे नंबर पर थे। और इसके अंदर एक जो अच्छी चीज़ देखने को मैंने पीछे भी साझा किया था कि कई चीज़ों जहाँ गुजरात अभी 240 पर है, हम वहाँ 329 पॉइंट्स पर है। मैं ये मानता हूँ कि कोई भी प्रदेश हरियाणा के पास आते हुए समय लगाएगा। हमारा कि हम इस वित्त वर्ष के अंदर करने का काम। अभी पोस्ट को चाइना में है या फिर ओवरसीज में है? देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी लिथियम बेस्ड बैटरी बनाने वाली कंपनी, जिसको अभी एक जापानीज फर्म ने ओवरटेक किया, पहले चाइनीज, उसको सोना के अंदर 173 एकड़ जमीन SID द्वारा ऑक्शन करी गई। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले समय में मारुति का भी जो एक्सपेंशन है उसको भी हम NCR क्षेत्र के अंदर देखने का काम करें। और साथ ही साथ कई ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, खास तौर पर ग्रेटर नोएडा को जैसे हमने मोबाइल हब के तौर पर देखा है, उसी तरह IT सेक्टर एक ऐसा पोटेंशियल है जो के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में डेवलप हो सकता है। खास तौर पर प्राइवेसी की जब हम बात करते हैं, उसके बाद जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं जो अपने सर्वर्स को इंडिया की ओर मूव करेंगे, और ने ये निर्णय चाइना छोड़कर इंडिया की ओर देखें। अगर ऐसी बड़ी कंपनीज इंडिया की ओर देखती है तो आप विश्वास रखिए कि इंडिया के अंदर हरियाणा एक पोटेंशियल होगा जिसमें इंडस्ट्री डेवलपमेंट। तो सर जी मारुति एक्सपेंशन की बात की है, NCR में देख सकते हैं मारुति का कोई बातचीत चल रही है और ये चल रही है सर। आज भी उनके जो CEO हैं मिस्टर बाला, उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमने चर्चा करी है कि हम कैसे और फेवरेबल कितना ये चाहते हैं, कितना प्लान करते हैं कि मेरे जो संज्ञान में आया है वो 350 सवा 300 एकड़ के बीच में हरियाणा के अंदर मानेसर और झज्जर अपॉर्चुनिटी हरियाणा उनको दे। लोकेशन चूज करना तो उनके but they are asking for some specific location. समथिंग क्लोज टू द एयरपोर्ट इन द रेडियस ऑफ 50 किलोमीटर। दूसरा बिंदु आपने बोला है कि इनके साथ C और D में ब्लॉक ना एक्साइज टैक्सेशन में भर्तियां निकाली थी 2015 में, उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया इंस्पेक्टर्स का, उसको लेकर के क्या? भर्तियों का काम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और पब्लिक सर्विस कमीशन का है। डिपार्टमेंट तो अपनी ओर से डिमांड भेज सकते हैं। जी तो मुझे लगता है कि कोविड के बावजूद भी दोनों विभागों ने निरंतर इंटरव्यूज भी कंडक्ट करे हैं और रिजल्ट्स भी आउट करे हैं। उम्मीद करते हैं आने वाले समय के अंदर अगर कोई लिटिगेशन उन पर पेंडिंग नहीं है तो जल्द उनके रिजल्ट भी आएंगे। सर, HSC की भर्ती को लेकर के मुख्यमंत्री जी से भी सवाल पूछा था, तो ये कहा था कि उनकी जो साइट है वहाँ कम से कम ऐसे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए, इसके माध्यम के तौर पर आप एक ऑटोनॉमस बॉडी के वर्किंग के ऊपर कमेंट करना सरकार का कार्य नहीं है। ये आपने जो ब्लॉक C और D की तरफ का है ना, जो कोई इन्वेस्टमेंट कम आई है और आपका फोकस भी उस एरिया में है कि हमारी इंडस्ट्री बहुत कई सालों से फोकस चल रहा है कि C और D की तरफ आई है, NCR के सब चेक ना मिले।
हम क्या करना चाह रहे हैं, जो आपके माइंड में है, आपकी पॉलिसी में है कि हम क्या करना चाहते हैं, किस तरीके का उनको प्रोत्साहन देना चाहते हैं? मैं आपका बड़ा अच्छा सवाल है, इस पे एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि पहले एक लिमिटेशन थी इन्वेस्टमेंट की प्लस लैंड एरिया, जैसे कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 करोड़ अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट की होनी चाहिए और उसके अंदर 300 एकड़ से 500 एकड़ जमीन सी से लेकर बी ब्लॉक में। एक आईटी कंपनी शायद 10,000 करोड़ भी इन्वेस्ट कर ले मगर उसको लैंड एरिया 50 एकड़ थी। तो ये कई गैप्स थे जिसको हमें रीबिल्ड करना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट प्लस लैंड एरिया तीनों को एक मल्टीप्लायर के अंदर लाना पड़ेगा, जिससे बराबर शेयर ऑफ डेवलपमेंट निरंतर है। हमने देखा है कि आज के दिन फ्लोर एक्सपेंशन की बजाय वर्टिकल एक्सपेंशन कंपनीज ज़्यादा है और उसी को देखते हुए जो अगली हमारी HEPP है उसको उत्तर प्रदेश में बनाने का काम करेंगे, जिसमें ABCD ब्लॉक जो है उसको बैलेंस भी किया जाए। कई ऐसे हमारे पोटेंशियल ब्लॉक्स थे जो कैटेगरी B में आ मगर उनका इन्फ्लुएंस शायद कैटेगरी C का था। कई ऐसे शहर थे जो C में डले हुए थे जिनका पोटेंशियल D का, उनको भी प्रदेश के अंदर रिवाइज करेंगे कि प्लान्ड तरीके से इक्वल इन्वेस्टमेंट आए। एक चीज जरूर जो हमने पिछले 6 महीने में स्टडी करी है वो ये है कि हमारे पास थ्रस्ट सेक्टर्स हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, उनको प्रोफेशनल्स की मदद से, अलग इंडस्ट्रीज की मदद से हम 22 के 22 जिलों में क्लस्टर के रूप में इस पॉलिसी में लेकर आएंगे और जो क्लस्टर अप्रोच को डेवलपमेंट की ओर लेकर जाएगा उसको एडिशनल बेनिफिट देने का काम करेंगे। फॉर एग्जांपल स्टील का कार्य हिसार में, पीतल का काम यमुनानगर और रेवाड़ी में, मेडिसिन का काम या साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स का काम अम्बाड़ा में, कपड़े का काम पानीपत में। इस हिसाब से अगर उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर हमें थ्रस्ट देना पड़ेगा तो एडिशनल बेनिफिट्स के साथ इंडस्ट्रीज को उस एरिया की ओर डाइवर्ट। ये चाइना छोड़ने वाली जो कंपनियां हैं उनसे बातचीत के लिए कोई प्रोसेस शुरू किया था सरकार ने, उसमें क्या कोई प्रोग्रेस हुई? 600 से ऊपर अलग अलग कंपनी से पिछले 3.25 महीने के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारी चर्चा चली और एक वो अहम कदम है जिसके अंदर खास तौर पर क्योंकि केंद्र सरकार ने MSME की डेफिनेशन को 500 करोड़ ले जाने का काम किया, तो अब 95% इन्वेस्टमेंट जो है वो MSME सेक्टर में आएगी और उसके लिए पहली बार प्रदेश में MSME का डायरेक्टरेट बनाया गया और इसी सोच के साथ बनाया गया है कि MSME एरिया के अंदर चाहे बैंकिंग सेक्टर का सहयोग हो, चाहे जो लिमिटेशंस थी NOCs की और की, उसको डीम्ड अप्रूव्ड अगर 45 डेज में हम कर पाएंगे तो वी विल सी बेटर मोर इन्वेस्टमेंट। दूसरा, हरियाणा में लैंड का एक इशू है इंडस्ट्री के लिए, आपने भी देखा क्योंकि आप लगातार MP ने यदि हरियाणा को हमारा अधिग्रहण नहीं हुआ सदर पास आए मैं मुख्यमंत्री का फोकस है कि अधिग्रहण आप ऑफर करें, किसान ऑफर करें, सरकार ने पॉलिसी प्राप्त करें उसमें खरीदे जाए, पर इंडस्ट्री के लिए तो हमें जमीन की जरूरत है, उसमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी में आप किस तरीके का मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास लैंड बैंक की कमी है। HSIDC के अंदर और इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर हमारे पास अबंडेंस ऑफ लैंड है। मेरे हिसाब से 17,000 एकड़ के आसपास हमारे पास एरिया आज के दिन उपलब्ध है और उसके साथ साथ KMP जो एक दिल्ली का हम नेकलेस बोलते हैं वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है इंडस्ट्री आने वाले भविष्य में आए। साथ में जो पंचायती राज के अंदर हम अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं कि ग्राम पंचायत के अंदर जहाँ नॉन कल्टिवेबल
लैंड 500 एकड़ से ज़्यादा है, उसको भी एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी अंदर आए, जिसमें गांव को भी रेवेन्यू आए और वहाँ पर इंडस्ट्री भी फ्लरिश हो पाए, जिसमें गांव के बच्चों को एम्प्लॉयमेंट पैरेलल देगा। दुष्यंत जी, एक ये राजस्व विभाग का जो आदेश है, जो रजिस्ट्री रोक लगाई है आपने व्यवस्था को बदलने के लिए, इसमें से ये लिखा है कि 3 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल की कोई रजिस्ट्री हुई, कोई जांच करवाएगी कि किस तरह की गड़बड़ियाँ हुई, क्योंकि आज कुछ अखबारों में ये खबर भी है कि गुरुग्राम के आसपास जो रजिस्ट्रियों में गड़बड़ियाँ हुई है। तो सर ये जो गड़बड़ी हुई है, मात्र एक शहर की मैं बात नहीं करूँगा, 32 अर्बन लोकल बॉडीज हैं जहाँ पर कंट्रोल्ड एरिया के अंदर अलग अलग ऑब्जेक्शन के बावजूद भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलता है, क्योंकि 2 कनाल का एग्रीकल्चर एरिया दिखाकर आप 4 दीवारी करके रजिस्ट्री करवा सकते। जो ये लूप होल्स थे उसको पहले भी 2017 में टाइट किया गया, पहले ये 2 एकड़ तक था, फिर 2 कनाल किया गया। आने वाले समय में ये दिखते ना आए, इसलिए रीवेरिफिकेशन रजिस्ट्रार्स कर रहे हैं। इसको कहना कि गड़बड़ी है मैं उचित नहीं मानूंगा, मगर जहां हमें कोई समस्या दिखी उसका समाधान निकालना सरकार का कार्य है, और इसीलिए इस पूरे प्रोसेस को डिजिटलाइजेशन की मदद से हम स्ट्रीमलाइन भी कर रहे हैं। और जो पावर्स थी, जैसे आपने एक एग्जाम्पल देखा, खुद चीफ मिनिस्टर ने करनाल के अंदर रजिस्ट्री ऑफिस को विजिट किया और 3 तहसीलदारों को सस्पेंड किया। ऐसे प्रोसेस हमें आने वाले भविष्य में ना दिखे, इसको दुरुस्त करने के लिए पिछले 4 महीनों से हमारी वर्किंग चल रही है। अब क्योंकि वो लास्ट स्टेज पर है, उस लास्ट लेग को हम प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाए, और जो एक शिफ्ट है मोर ह्यूमन इंटरफेरेंस से लीस्ट ह्यूमन इंटरफेरेंस की ओर, उसको हम कहीं ना कहीं अचीव कर पाए, इसलिए इस प्रोसेस को रोका। कुछ अधिकारियों के तबादले नहीं हुए क्या सर? जो इस गड़बड़ियों में अभी तक तो मेरे संज्ञान में नहीं। आपने तक को दो चीजें की गड़बड़ी नहीं बताई जाती, प्रोसेस को सिंपलीफाई कर लो तो अच्छी बात है, क्योंकि उस आदेश में लिखा ही है कि इसलिए हम ये प्रोसेस, तो दोनों में अंतर है, ऑलमोस्ट जो प्रोसेस जारी हुआ है और आपके में कहने में थोड़ा सा अंतर हो रहा है। कंट्री टाउन प्लानिंग विभाग से एक क्लॉज जिसमें कंट्रोल्ड एरिया, जिसको हम 7A बोलते हैं, उसके अंदर हमें चेंजेस लेकर आने, और उस चेंजेस का जो लोग फायदा उठा रहे थे उसको रोकना है, ये हमारा लक्ष्य। उसको सारे डिप्टी कमिश्नर्स को आदेश दिए गए कि अंदर के अगले 15 दिनों के अंदर रीवेरीफाई करें, और अगर ऐसी कोई समस्या फ्लैग हुई तो सरकार उसको रिवर्ट बैक कर सकती है। एरिया कितना भी डीसी कब तक की दृष्टि चेक करेंगे रिवेरिफिकेशन? इस पूरे प्रोसेस में जब फ्लैगिंग के माध्यम से कब तक की दृष्टि ली है? जो पिछले महीनों के अंदर हुई है, विंडो में आपको एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा क्योंकि कंट्री का प्लान रिव्यू के अंदर है, वो हमें पुट अप करेंगे कि कितनी रजिस्ट्रीज फ्लैग। दुष्यंत जी, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए केंद्र ने 3 अध्यादेश जारी किए हैं, उसमें कांग्रेस ने कुछ विपक्ष ने आवाज उठाई और कहा कि सरकार की मंशा एमएसपी को लेकर ठीक नहीं है, और इस मुद्दे को लेकर बाकायदा कांग्रेस विधायक दल की बैठक में बड़ौदा उपचुनाव में इसको उठाने की भी कोशिश की जा रही है। तो इन अध्यादेशों पर आपकी क्या राय है? मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि जहाँ मंडीज को और सिंप्लीफाई करने के लिए एक एक्ट लाया गया है, उसके साथ साथ एक और फार्मर्स के लिए भी लाया गया है, और उसमें ये अश्योर किया गया है कि उसका निर्धारित रहेगा। इसी चीज को मिसकोट कर केवल मात्र उसको पॉलिटिकल एजेंडा बनाना कांग्रेस की पुरानी आदत है। निरंतर कि जब भी कोई फार्मर के बेनिफिट के लिए कदम उठाया जाता है, कांग्रेस द्वारा इस तरह का दुष्प्रचार किया जाता है। अगर आप खुद देखेंगे तीनों ऑर्डिनेंस के अंदर, तो एक फेयर प्राइस का, जिसके अंदर मिनिमम सपोर्ट प्राइस फार्मर को मिले, एक ऑर्डिनेंस केंद्र सरकार ने लाने का काम।
दुष्यंत जी, आपने बताया कि एमएसएमई का अलग डायरेक्टर बनाएगा। मैं सीएम से मिला था अभी एंड ही वाज सेइंग कि हम एमएसएमई की मिनिस्ट्री ही अलग बना रहे हैं, तो दैट मिनिस्ट्री विल बी द पार्ट ऑफ इंडस्ट्री। डायरेक्टरेट जो है आज के दिन इंडस्ट्री का पार्ट है। मुझे भी लगता है कि उस डायरेक्टरेट को भी अलग एक मिनिस्ट्री की ओर ले जाने की जरूरत है, क्योंकि 95% जितनी आज के दिन भी इंडस्ट्री है वो हरियाणा प्रदेश में 500 करोड़ से छोटी है। अधिकतम कार्य जो है वो इंडस्ट्री विभाग द्वारा ही उसके अंदर। दुष्यंत जी, कई अखबारों में खबर छपी है कि प्रोटोकॉल के हिसाब से स्पीकर से ऊपर उप मुख्यमंत्री का पद हो गया, क्या कहेंगे इस पर? मैं तो इसके बाद इसका प्रेसिडेंट्स प्रोटोकॉल भी है और मुझे लगता है कि प्रदेश उसी को फॉलो करता है, कोई नई चीज इसके अंदर नहीं है। अगर कोई न्यूज बढ़ाना इसको चाहे तो उसको कैसे करता है। सर, आपने कहा कि एप्पल जैसी कंपनियां जो है इंडिया की तरफ देख रही हैं, तो हरियाणा सॉर्ट ऑफ जितनी भी कंपनियां आउट ऑफ चाइना जो अपने परिप्रेक्ष्य को बढ़ाना चाहती है, हरियाणा कितना तैयार है उन तमाम कंपनीज को केटर करने के लिए और ये बनाने के लिए कि हाँ यहाँ पर हमारे पास एक ऐसा एटमोसफेयर है। हरियाणा पूरी तौर पर तैयार है। पिछले दिनों हमने HSIDC को भी आदेश दिए थे कि केवल मात्र सेलिंग ऑफ लैंड की ओर वो कदम ना उठाए। पहली बार है किसी भी प्रदेश के अंदर कि इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर भी हम 10 साल से लेकर इसके ऊपर भी अपनी जमीन को इंडस्ट्री को देने का काम कर रहे हैं, जिसके अंदर 6% के ऊपर पर एनम अगर कोई हरियाणा के अंदर जमीन लेना चाहता है इंडस्ट्रियल एरिया में, तो उस कंपनी को लीज बेस्ड इन्वेस्टमेंट का भी मौका देंगे। और ये अपने आप में तैयारी दिखा देता है कि प्रदेश सरकार कितनी गंभीर है कि हरियाणा के अंदर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बढ़े, हरियाणा के अंदर GST का रेवेन्यू बढ़े और प्रदेश प्रगति की ओर चले। तो मैं मानता हूँ कि जो 3 ऑर्डिनेंस हम लेकर आए, चाहे वो फैक्ट्री एक्ट में अमेंडमेंट, चाहे इंडस्ट्रियल एक्ट में अमेंडमेंट हो, और ख़ास तौर पर सबसे ऐतिहासिक कि 75% रिजर्वेशन फॉर लोकल कैंडिडेट्स, ये अपने आप में हमारे इंडस्ट्रियल एरिया को एक थ्रस्ट देगा, जिसके अंदर हमने अब रोजगार पोर्टल भी और साथ में हमारा ITI विभाग द्वारा मैकेनिक ऐप भी लॉन्च करी है, मिस्त्री ऐप, जिससे लोकल एम्प्लॉयमेंट को एक थ्रस्ट इस सेक्टर में मिले, जिसमें हमारे ITI ग्रेजुएट्स हो, पॉलिटेक्निक ग्रेजुएट्स हो, इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट्स के ग्रेजुएट्स हो, सक्षम युवा हो, कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर जाने वाले बच्चे हों, इनको हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप डायरेक्टली, जैसे लोग naukri.com से अलग अलग वेब पोर्टल से जुड़ के आते हैं, अब इंडस्ट्री रोजगार पोर्टल के माध्यम से भी इन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को ड्राफ्ट करें। सर, हैपनिंग हरियाणा सबमिट किया था सरकार की तरफ से और मनोहर सरकार बंद हुई। अभी तक कोई ऐसी चीज़ है जो धरातल पर बड़ी यूनिट के 5 साल पहले की बात पर टिप्पणी नहीं करना है। एप्पल ने काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है, उसके लिए सरकार ने अभी तक क्या सीरियस एफर्ट किए हैं कि हरियाणा की तरफ वो आए? देखिए, हमारे द्वारा 2 बार केंद्र में भी इसके ऊपर चर्चा की और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी एप्पल से चर्चा हुई। एप्पल क्योंकि एक IT बेस्ड कंपनी है, वो ये अपॉर्चुनिटी देख रही है किसी भी IT हब के पास उनको लैंड बैंक मिले, और पहली बार होगा कि केंद्र भी इस चीज़ पे थ्रस्ट दे रही है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर जो कंपनीज इंडिया में आएंगी उनको इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनीज के साथ टाई अप कराया। मैं मानता हूँ कि जितनी हमारी बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं वो एक की रोल इन्वेस्टमेंट का ऐसी बड़ी कंपनियों का प्ले करें। एक आपने कहा कि 50% महिलाओं को रिजर्वेशन देने का बिल लेकर आए, ये सैद्धांतिक फैसला कैबिनेट में हो गया। इसके ऊपर प्रिंसिपली भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के, हमारे विधायक दल के ऊपर भी चर्चा है, और क्योंकि 2/3 ऑफ इंडिया के अंदर आज ये लागू है, हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंदर भी एक हिस्सा है, इसके ऊपर वर्किंग शुरू कर दी गई है और आने वाले दिनों के अंदर इसको कैबिनेट को पेश किया।
जो अगले पंचायत चुनाव होने हैं हरियाणा में उससे पहले इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो अध्यादेश तो अब आने वाला है मेरे ख्याल से, गवर्नर को चला गया किसके 75 वाला। तो कल गवर्नर साहब के नाम है इनके पास तीनों ही ऑर्डिनेंस पहुंचे। जो हमने राज्यपाल को भेजा, अभी राज्यपाल इस अध्यादेश को राष्ट्रपति का भेजेंगे वो उनका प्रीव्यू या यहीं से तीनों एक्ट्स के अंदर ऑब्जेक्ट और राइट कर सकता है कि वो उसके ऊपर क्या कॉल ले, क्या उसको बिल के तौर पर प्रदेश में लागू करेंगे या उसके ऊपर प्रेसिडेंशियल। इसमें इस जो अध्यादेश आपने पारित करवाया है कैबिनेट से, उसमें विधि परामर्शी प्रदेश का एक ऐसा विधि परामर्शी होता है जिसकी एक राय का महत्व होता है। जैसे एजीएल क्लॉक का रीअलॉट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, फिर भी सरकार ने कर दिया और आज वो मुकदमा चल रहे हैं। इसमें भी अलग 2-3 आर्टिकल्स का उनका दिया है तो उनको लगना होगा, लेकिन एलआर के ओपिनियन और एजी के ओपिनियन को दोनों जो चेंजेस करने वो करने के बाद हमने सरकार की ओर से दोनों ऑब्जर्वेशन को गवर्नर साहब के पास भेजा है। अब उनका व्यू है कि वो इसके ऊपर प्रेसिडेंशियल कंसेंट ले या प्रदेश के अंदर फाइनेंस के तौर पर इसको लागू। सर पिछले दिनों आपने अमित शाह जी राजनीतिक तौर पर पिछले क्या बदलाव है, कैसे केंद्र का और सहयोग देश को मिले, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए चाहे वो हाईवेज का, तमाम विषयों पर चर्चा और आने वाले समय में गठबंधन कैसे प्रदेश के राजनीतिक हालातों में और मजबूती से आगे नए मार्ग जरूर आई और कुछ इतनी इसलिए आपकी जरूरी है कि अखबारों में बहुत कुछ छपा है। हमने पूछा कि बहुत सारे अखबारों में ऐसा छपा था कि जब आप अमित शाह जी से मिले तो हरियाणा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति पे आपने पर्टिकुलर किसी को कोई नाम लिया या इस कास्ट का नाम लिया कि इस जाति का कोई नहीं बनना चाहिए, ऐसा अखबार में छपा आपने पढ़ा होगा। क्लैरिफाई कर कि हमारे संगठन का प्रदेश परसेप्शन जो अखबार में छपा वो कुछ नहीं। सर मैं एक लाइन में इसको समाप्त करूँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष के निर्णय के अंदर मुझे लगता है संगठन का फैसला हमारा होगा और उनके प्रदेश अध्यक्ष के निर्णय के ऊपर उनके संगठन का फैसला था। उनने एक जिम्मेवार पूर्व मंत्री को जिम्मेवारी दी है जिसने उनके संगठन के अंदर नीचे से लेकर ऊपर तक काम किया। उम्मीद रखते हैं कि मजबूती के साथ गठबंधन धर्म को हम दोनों आगे बढ़ाने का। एक बड़ौदा लास्ट चुनाव, बड़ौदा में ऐसा सुनने में आ रहा है कि बीजेपी बार बार कह रही है कि हमारा बीजेपी जीतेगी, बीजेपी जीतेगी, बीजेपी जीतेगी और गठबंधन चुनाव लड़ेगा। आपने कहा गठबंधन चुनाव लड़ेगा, क्या बीजेपी का उम्मीदवार होगा या जेजेपी का आदमी चुनाव की डिक्लेयर नहीं हुआ। हर पार्टी अपनी ओर से बड़ौदा में कार्य कर निरंतर, चाहे मेरे द्वारा कहा गया चाहे मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया, दोनों संगठन मिलकर इस चुनाव को लड़ेंगे। निर्णय क्या होगा, कौन लड़ेगा, ये आने वाले भविष्य में मिलकर लिया जाएगा। आज के दिन बड़ौदा की जनता चाहती है बदलाव। 15 साल से कांग्रेस के विधायक वहां रहे हैं, उसको चेंज कर बाहर कराया जाए, ऐसे उम्मीदवार को बड़ौदा जिताना चाहता है। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले भविष्य में गठबंधन मजबूती के साथ बड़ौदा की सीट को जीतकर जो हमारी स्ट्रेंथ है विधानसभा में उसके अंदर एक एडिशनल सीट जोड़ने का काम। जेजेपी की तरफ से कोई मांग नहीं की गई, लास्ट ये सीट जो है जेजेपी को दी जाएगी। तो आपने लास्ट